नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साथियों RWS क्लासेस में। साथियों, परीक्षा से पहले परीक्षा देना सफलता की कुंजी मानी जाती है और मानी जाती रहेगी हमेशा से ही। तो परीक्षा से पहले आपको परीक्षा देना है RWS क्लासेस के साथ। रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो मेरे साथियों, मनोभूमि में खेलने के लिए आप तैयार रहिए RWS क्लासेस के साथ। ठीक है, तो पशु परिचर के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमारे 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और जो चौथा मॉक टेस्ट है ये हमारा इसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 आपका इसका हो चुका है। पार्ट 1 हो चुका है। वैसे अपन करवाते पूरे जो है 150 प्रश्नों के ही, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारे हुए थे 52 प्रश्न कंप्लीट हुए थे। 52 के बाद आगे के आज हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस टेस्ट में 52 प्रश्न आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको वीडियो उपलब्ध हो चुकी है उसकी। तो आप बोल दीजिए, उसके बाद में आप यहाँ देखिए 52 से आगे वाले प्रश्नों को। ठीक है, और इन प्रश्नों को मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से व्याख्या सहित आपको समझा दिया है, तो ज़रूर देखें और टेस्ट सीरीज से जुड़े। साथ ही आपके डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास से आपको जुड़ना है। करंट अफेयर्स की आपको मंथली क्लास दी जा चुकी है जुलाई महीने की, और जो पर डे की जो डेली करंट अफेयर्स बनती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स के माध्यम से आपको दिए जाते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट करें और वहाँ से आप जो है आपकी करंट अफेयर्स मजबूत कर सकते हैं। दूसरी चीज़ साथियों, चैनल नया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को ग्रो करवाएं और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट कीजिएगा। चलिए करते हैं शुरुआत अपने प्रश्नों की। तो आ जाइए, 52 प्रश्न हमने कर लिए थे, बहुत ही बढ़िया। जैसे आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न की व्याख्या की। व्याख्या वैसे यहाँ भी दी हुई है और एक्स्ट्रा व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए। ये प्रश्न पूछा था हमने कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो आपके गणेश्वर सभ्यता हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने, स्टूडेंट्स ने जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब दिया था। नीम का थाना बताया था और नीम का थाना बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नीम का थाना, ठीक है, तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और आप सभी इसी प्रकार से आंसर देते रहे कमेंट्स में। मैं बीच बीच में आपको प्रश्न देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होता है और कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न होता है, वो प्रश्न आपको दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के कई प्रश्न मैंने आपको दिए थे और उन सभी के आंसर आपने कमेंट में दिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, और ऐसे ही आप अपनी तैयारी को जारी रखें। इसी प्रकार हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नों के साथ और टेस्ट सीरीज जारी रहेगी आपके लिए। ठीक है ना, चलिए। तो ये था आपका 52 नंबर का प्रश्न था आपका अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी पूछी गई थी, जिसमें आपके 1722 इसकी मैंने आपको बताया था कि ऊंचाई हो जाएगी, और ये 52 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अरावली की जो पर्वतमाला है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो वो आपके गुरु शिखर है। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की हमारा नया प्रश्न 53 से। पार्ट 2 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। पार्ट 2 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 आपका यानी 52 तक के जो प्रश्न हैं वो सारे आपके करवा दिए जा चुके हैं। आप पिछला टेस्ट देखें, उसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 53 है आपके सामने कि राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है। तो राजस्थान में जो सर्दी में वर्षा पड़ती है वो क्या कहलाती है, तो वो आपके मावठ कहलाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है हमेशा ही। इसको कई लैंग्वेजों को घुमा फिरा कर इसको पूछ लिया जाता है। तो यह वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। रबी की फसल के लिए उपयोगी होने के कारण इसे
गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके आपको 3 प्रश्न इस प्रकार इसी से 3 प्रश्न बनते हैं आपके, इसी को घुमाकर भाषा लैंग्वेज में घुमाकर कि गोल्डन ड्रॉप्स क्या है। एक प्रश्न आपका ये हो जाएगा, एक प्रश्न आपका ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका मावट क्या है, मावट क्या है। तो दूसरा नंबर का ये हो गया। और तीसरा आपका, आप देख ही रहे हैं बिल्कुल लैंग्वेज वाला, कि राजस्थान में सर्दी के समय जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है। या फिर आपसे पूछ ली जाए कि चौथा आपका, तीसरा ये हो गया आपका, और चौथा प्रश्न आपका बनता है इसी को घुमाकर, लैंग्वेज घुमाकर, कि रबी की फसल के लिए उपयोगी जो बरसात होती है वो कौन सी होती है। तो ये आपका 4 नंबर का हो जाता है आपका। इसी प्रश्न को, इसी चीज़ को घुमा फिरा कर एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, तो आप थोड़ा याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। कभी पूछ लेता है मावट क्या है, कभी पूछ लेता है गोल्डन ड्रॉप्स क्या है, तो कभी पूछ लेता है कि सर्दी में जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है। इस प्रकार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है हमारा 54 प्रश्न कि किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है। किशोर सागर झील या फिर किशोर सागर तालाब कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कोटा में स्थित है। किशोर सागर छत्रविलास तालाब आलनिया, सूरसागर और सावन भादो बांध कोटा में स्थित है। तो कोटा में आपके कौन कौन से हो जाएंगे कि आपका एक तो किशोर सागर बांध तो है ही, किशोर सागर तालाब है, झील बोले या तालाब बोले, या फिर आप छत्रविलास तालाब भी इसको बोल सकते हैं। आलनिया है, आलनिया का तालाब है, सूर सागर है, सावन भादो बांध जो है कोटा में ही स्थित है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राजस्थान का सागवान कहा जाता है। तो राजस्थान का सागवान आपके रोहिड़ा को कहा जाता है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है, आप सभी जानते हैं, और इसे 1983 में घोषित किया था। कब घोषित किया था? तो 1983 में घोषित किया था राज्य पुष्प। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा वैज्ञानिक नाम? टिकोमेला अंडुलेटा। तो टिकोमेला अंडुलेटा, यानी याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे सन पूछी जा सकती है कि राज्य पुष्प रोहिड़ा को जो घोषित किया था राज्य पुष्प वो कब किया था। तो 1983 में किया था। और टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। रोहिड़ा पाया कहाँ जाता है? तो ये आपके राजस्थान के यानी पश्चिम भाग में पाया जाता है, आपके जैसलमेर, बाड़मेर, फालौदी, बीकानेर, इधर जो रेगिस्तानी वाला एरिया है इधर आपके पाया जाता है। ज़्यादातर जैसलमेर में पाया जाता है। ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? तो जैसलमेर में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में आपके रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, राज्य के पश्चिम भाग में विस्तृत है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर व ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन के कारण हुआ है। तो निर्माण किससे हुआ है? बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन के कारण निर्माण हुआ है। और मिट्टी अपने ज़्यादातर जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो अपनी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आप सभी को पता है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना आपके चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, जिसके उत्पादन में राजस्थान का भारत में लगभग एकाधिकार है वह है, यानी जिसके उत्पादन में राजस्थान का भारत में लगभग एकाधिकार है वह है आपका जस्ता। तो जस्ता सर्वाधिक होता है अपने राजस्थान में सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका राजस्थान का परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तो सभी जानते हैं आप, रावत भाटा में अपना परमाणु केंद्र स्थित है, जिसकी स्थापना आपके 1973 में हुई और कनाडा के सहयोग से हुई। तो इस बात को याद रखिएगा कि डायरेक्ट आपसे इस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि राजस्थान का जो परमाणु केंद्र है रावत भाटा में स्थित है, ठीक है साहब, लेकिन 1973 में इसकी स्थापना हुई, ये भी ठीक है, लेकिन प्रश्न बनता है कि किस देश के संयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो ये याद रखिएगा, कनाडा के संयोग से 1973 में रावत भाटा में परमाणु केंद्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट है आपका राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। तो राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष आपके 1999 2000 हो जाएगा। यानी कि आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, तो 999 आपको याद रखना है। 999 999 ठीक है। इस प्रकार से आपको आंकड़ों को भी याद करने की ट्रिक बन जाती है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार 999 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है मेरे भाई, 933 हो जाएगा। 933 आपके 2011 की जनगणना के अनुसार है, ग्रामीण लिंगानुपात है। और अगर शहरी लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो शहरी लिंगानुपात आपका 914 हो जाएगा। तो शहरी लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो 914 हो जाएगा और आपके ग्रामीण लिंगानुपात आपके 933 हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ आपके जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में आपके उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? आप सभी जानते हैं, हमारा गोडावन पक्षी है। गोडावन पक्षी है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। तो राज्य पक्षी आपका गोडावन हो जाएगा और जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो 21 मई 1982 को घोषित हुआ था। 21 मई 1982 को घोषित हुआ राज्य पक्षी गोडावन, जिसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपके कोरियोटिस नाइग्रिसेप। कोरियोटिस नाइग्रिसेप याद रखिएगा, कोरियोटिस नाइग्रिसेप नाम हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो कोरियोटिस नाइग्रिसेप आपका राज्य पक्षी घोड़ावन का नाम हो जाएगा। और टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा आपके किसका बताया था मैंने, बताइए। ये बताया था आपके नेक्स्ट प्रश्न में, मतलब पिछले प्रश्न में ही आपको बताया था कि टिकोमेला अंडुलेटा आपका राज्य पुष्प हो जाएगा। राज्य पुष्प आपका रोहिड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य पुष्प रोहिड़ा आपका, टिकोमेला अंडुलेटा उसका वैज्ञानिक नाम बताया था मैंने आपको। और आपके राज्य पक्षी यानी गोडावन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो कोरियोटिस नाइग्रिसेप हो जाएगा। यह राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर, सौंकलिया केकड़ी तथा सौरसेन 12 में पाए जाते हैं। तो आपके राज्य पक्षी यानी गोडावन कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है, सौंकलिया केकड़ी में पाया जाता है और सौरसेन 12 में भी पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? अच्छा, ये जो अपना गोडावन पक्षी है, इससे एक प्रश्न आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। मैं आपको बताऊं कि इससे पूछा जाता है, एक घास होती है सेवण घास, सेवण घास, सेवण घास होती है। ठीक है, तो ये सेवण घास जो है आपके, सेवण घास जो है आपके पाई जाती है आपके पोखरण क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए पश्चिमी राजस्थान लिख लीजिए, पश्चिम राजस्थान। ठीक है, तो पश्चिम राजस्थान में आपके सेवण घास पाई जाती है और इसी सेवण घास को गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली कहते हैं। प्रजनन स्थली कहते हैं। तो आपसे प्रश्न बनता है, प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जामिनर कि गोडावन पक्षी की
प्रजनन स्थली बताइए। या फिर आपसे डायरेक्ट वैज्ञानिक नाम देकर भी पूछ सकता है कि कोरियोटिस नाइग्रिसेप की प्रजनन स्थली किस घास को कहते हैं। या फिर आपसे डायरेक्ट प्रश्न अभी पिछले एग्जामों में बना है कि सेवण घास क्या है, मतलब सेवण घास जो है कहाँ पर पाई जाती है, ये बना था प्रश्न। तो सेवण घास आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। और गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक सेकेंड इसको हटा लेते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 कि पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है। तो खड़ीन कहलाती है। खड़ीन खेती की जाती है, जो कि कौन करता है, जो कि करते हैं आपके पालीवाल ब्राह्मण आपके पश्चिमी राजस्थान में यानी कि जैसलमेर की तरफ आपके जो है खड़ीन खेती की जाती है, जिसे आप कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई जो संरचना होती है उसे खड़ीन कहा जाता है, और खड़ीन कृषि की जाती है पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन आपके माउंट आबू में पाए जाते हैं। राजस्थान के सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है। तो राजस्थान में टंगस्टन आपका डेगाना में पाया जाता है। रेवन की पहाड़ियों से, डेगाना में रेवन की पहाड़ियों से आपका टंगस्टन मिलता है। नेक्स्ट है आपके राजस्थान में सौंफ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है। तो सौंफ कहाँ पर होती है राजस्थान सर्वाधिक। तो सौंफ आपके सिरोही में होती है। से सिरोही और से सौंफ हो जाएगी, सौंफ, ठीक है। चलिए सिरोही जिले का सौंफ का लगभग 40% योगदान है। कितना परसेंट। तो 40% योगदान जो है सिरोही जिले का है, और सर्वाधिक उत्पादन यही करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर द्वारा मेवाड़ अभियान के लिए भेजे गए व्यक्तियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा और इसके आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है और ज़्यादातर पूछ लिया जाता है किसी न किसी वैकेंसी में। तो इसके हो जाएगा आपका टोडरमल, भगवंत दास, मान सिंह और जलाल खां। जगन्नाथ कछवा, रहीम खान खाना, शहबाज खान और खानजादा। या फिर जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। या फिर आपका ऑप्शन है खानजादा, शहबाज खान, रहीम खान, जगन्नाथ कछवा। तो मेरे साथियों, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 68 नंबर का, इस प्रश्न में 2 प्रश्न बनते हैं इसी प्रकार के, ठीक है। एक प्रश्न आपसे बनता है ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो लाइन आप देखेंगे, ये जो लाइन आप देख रहे हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद ये शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है। और युद्ध के पहले अगर आ जाता तो प्रश्न चेंज हो जाता, आंसर भी चेंज हो जाता है। वो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर द्वारा मेवाड़ अभियान के लिए भेजे गए व्यक्तियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जगन्नाथ कछवा, रहीम खान खाना, शहबाज खान और खानजादा, ठीक है। जगन्नाथ कछवा, रहीम खान खाना और शहबाज खान खानजादा, इन चारों को भेजा गया था मेवाड़ अभियान के लिए, ठीक है। लेकिन इन्हीं से रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है आपका, जिसमें आपके जलाल खां कोर्ची, जलाल खान, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल, इन चारों को भेजा गया था। तो वो प्रश्न मैं आपको इधर बता देता हूँ साइड में, वो प्रश्न क्या बनता है। अकबर क्या है, जब 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उससे पहले की बात है। ये जो प्रश्न पढ़ा आपने,
ये आपका हल्दी घाटी युद्ध के बाद की कहानी है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद की कहानी है। और हल्दी घाटी युद्ध के पहले अकबर ने किसी प्रकार से युद्ध ना करके ही वो चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार करे। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने 1572 से 76 के मध्य अपने 4 शिष्टमंडलों को भेजा। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार एग्जामों में। तो इन दोनों ही प्रश्नों को आपको याद रखना है कि एक तो 1576 यानी युद्ध के बाद, और एक 1576 से पहले यानी 72 से 76 के मध्य में 4 शिष्टमंडल भेजे थे आपके, इनको पूछा जाता है। तो ये चारों शिष्टमंडल थे आपके जमावटो, माँ भेटो, ठीक है। तो ये जमावटो क्या है मैं आपको बताऊं, जमावटो है ना, जमावटो, याद रखिएगा ये शब्द जमावटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमावटो कैसे हो जाएगा कि जैसे हो जाएगा आपका जलाल खां कोरची, जलाल खान, जैसे क्या हो जाएगा आपका जलाल खान, जलाल खां कोरची कहते हैं इसको, है ना। और माँ से हो जाएगा आपका मान सिंह, मान सिंह, भय से हो जाएगा आपका भगवान दास, भय से हो जाएगा आपका भगवान दास, और टो से हो जाएगा आपका टोडरमल। तो इन चारों को भेजा गया था शिष्टमंडल बनाकर प्रताप के पास, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की और मना कर दिया, ठीक है। महाराणा ने संधि करने से किसी प्रकार की कोई भी रुचि नहीं दिखाई। तो जब रुचि नहीं दिखाई तो 1576 का हम सभी को मालूम है युद्ध होता है, हल्दी घाटी युद्ध। और उसके बाद का जो प्रश्न बना है आपके सामने, ये वाला प्रश्न बना है जिसमें आपके हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर द्वारा मेवाड़ अभियान के लिए भेजे गए व्यक्तियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो आपका जगन्नाथ कछवा, रहीम खान खाना और शहबाज खान खानजादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। कैसे लगा प्रश्न जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप सभी को पता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी साथियों के साथ, अपने सभी ग्रुपों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सपोर्ट कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा फील हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अरावली विकास परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो अरावली विकास परियोजना का उद्देश्य आपके पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना है, पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना आपके अरावली विकास परियोजना का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपके 70वां प्रश्न है आपके सामने, अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो राज्यपाल को आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए ये आपके मैथमेटिक्स के प्रश्न आ चुके हैं। तो मैथमेटिक्स के प्रश्नों को सॉल्व करने में आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इनको हम करेंगे स्किप मैथमेटिक्स के प्रश्नों को और बाकी आगे देखेंगे। वैसे बाकी आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन प्रश्नों के, ठीक है। ले लीजिए, मैं आराम से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक। क्योंकि इनको अगर अपन सॉल्व करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो 150 प्रश्नों को करना एक ही क्लास में मुश्किल है ना। चलिए 89 प्रश्न पर आ जाते हैं अपना, इंटरनेट कार्य करता है। तो इंटरनेट कार्य करता है बिल्कुल कैसे करता है इंटरनेट कार्य, तो केवल 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 पैकेट स्विचिंग पर करता है, पैकेट स्विचिंग। ये यहाँ पर आपको सही दिख नहीं रहा हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके केवल पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। टेलीफोन प्रणाली ध्वनि पर संदेशों के प्रसारण हेतु सर्किट स्विचिंग का प्रयोग करती है, जबकि इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर आधारित होता है। जो दो प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ से, टेलीफोन प्रणाली किस पर काम करती है, तो टेलीफोन प्रणाली आपके सर्किट स्विचिंग पर करती है, और जबकि इंटरनेट प्रणाली जो है आपके पैकेट स्विचिंग पर कार्य करती है। तो टेलीफोन अगर आ जाए तो आपको सर्किट स्विचिंग याद रखना है, और इंटरनेट अगर पूछा जाए तो आपके पैकेट स्विचिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 नंबर का, कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आपका बैकानूर से भेजा था।
कहाँ से भेजा छोड़ा गया था? तो बीकानेर से छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IA-17 मार्च 1966 को बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या, तो उसके साथ क्या होता है? तो सेब छोड़ा जाता है तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी उसी गति से गतिमान होगा। यानी अंतरिक्ष यान जो कि गतिमान है और उससे एक सेब को आप छोड़ रहे हैं तो जो आपके सेब की गति होगी वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होने वाला है। यानी अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट है मिट्टी के तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, यानी मिट्टी का तेल आपने डाला होगा तो पानी के ऊपर तैरता है। तो वो क्यों तैरता है? क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जैसे आपका सोडियम 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 आपका सोडियम जो है ये भी पानी पर तैरता है और वो इसी वजह से तैरता है। ये दोनों प्रश्न बनते हैं कि मिट्टी का तेल पानी पर तैरता है तो आपके घनत्व हो जाएगा, घनत्व कम होता है इस वजह से, और सोडियम भी इसी वजह से तैरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो नियोन गैस हो जाएगी। प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली नियोन गैस विसर्जन लेंसों एवं ट्यूबों व प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 94 की आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को आपके हर्ज में मापा जाता है, हर्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। यानी हम जो है अगर न्यूनतम देखें तो 20 हर्ज से 20,000 अधिकतम हर्ज आवृत्ति की ध्वनि को ही सुन सकते, बाकी हम ध्वनि को नहीं सुन सकते, हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे अगर 20,000 हर्ज से हर्ज आवृत्ति की ध्वनि से अधिक आवृत्ति की ध्वनि आती है तो। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा, हर्ज होता है। नेक्स्ट है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति आपके एनीमोमीटर से नापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब अगर पूछा जाए तो आपका बैरोमीटर हो जाएगा, और आपका बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। और अगर पूछा जाए आपसे एनीमोमीटर ये वायु के वेग की माप बताता है। तो वायु के वेग की माप अगर पूछी जाए तो एनीमोमीटर, और अगर पूछा जाए वायुमंडलीय दाब तो आपका बैरोमीटर हो जाएगा। और हाइड्रोमीटर से द्रव और जल के घनत्व को मापन करते हैं। तो हाइड्रोमीटर से क्या किया जाता है? हाइड्रोमीटर आपका द्रव और जल के घनत्व का मापन करता है। एनीमोमीटर आपका वायु के वेग की माप करता है, और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आपके बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तीनों को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साधारणतः यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो साधारणतः ये जो यंत्र होता है वो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में किसी भी व्यक्ति की सहायता करता है। ठीक है, कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। वैसे साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने की सहायता करते हैं। बल का SI मात्रक होता है, तो बल का SI मात्रक आपके जूल होता है, याद रखिएगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आपके वासुदेव देवनानी हो जाएंगे। मैंने आपको करंट अफेयर्स में ये बताया हुआ है, वासुदेव देवनानी। ठीक है, 99 प्रश्न है आपके सामने। 99वां कि राजस्थान में चर्चित महिलाओं के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। तो कोटा की नंदिनी मिस इंडिया 2023 बनी है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। प्रोफेसर अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला स्थायी कुलपति बनी है, बिल्कुल राइट आंसर है। और दिया कुमारी हमारी मुख्यमंत्री है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को 2023 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को 2023 का अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है, ना कि आपका मेजर ध्यानचंद।
तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान के किन दो शहरों को सोलर सिटी घोषित किया गया है? तो सोलर सिटी आपके पुष्कर और जैसलमेर को सोलर सिटी घोषित किया जाएगा। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो आपके डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और डॉक्टर जयेंद्र सिंह जडेजा और डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, इन दोनों को जो है डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को ODF प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगी लदाना आपके दूदू जिले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, राजस्थान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 18 दिसंबर 2023 को किसे शपथ दिलाई थी? तो ये आपके कालीचरण सराफ जी हो जाएंगे, इन्हें शपथ दिलाई गई थी 18 दिसंबर 2023 को। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में राजस्थान किस टीम से हारकर उप विजेता रहता है? तो ये हरियाणा से हारा था हमारा राजस्थान। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में राजस्थान हरियाणा की टीम से हारकर उप विजेता बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो प्रदेश का सबसे बड़ा आपका इंडोर स्टेडियम आपके खेलगांव उदयपुर में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? खेलगांव उदयपुर में राजस्थान का प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। चौंप यानी जयपुर ग्रामीण में राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आउटडोर है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी क्षमता 1 सेकेंड, ये क्या सीन दे रखा है यार व्याख्या में? इसमें जो है आपका आंसर ये नहीं होके चौंप गांव होगा। चौंप गांव जयपुर ग्रामीण में है ना। तो ये ऑप्शन की मिस्टेक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? आपके चौंप गांव जयपुर ग्रामीण में बनाया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी क्षमता अगर पूछी जाए तो 75,000 दर्शकों की इसकी क्षमता है, वैसे क्षमता पूछी नहीं जाती है। तो भारत का दूसरा हो जाएगा, राजस्थान का पहला हो जाएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो आपके अहमदाबाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। प्रश्न नंबर 106 आपका, यहाँ से आपकी पशुपालन पार्ट भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पार्ट बी के प्रश्नों को कर लेते हैं। 45 प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा में स्थित है, ठीक है। HR मतलब हरियाणा। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये आपके करनाल हरियाणा में है वर्तमान में, ठीक है। पहले कहाँ पर थी है? तो पहले आपके बेंगलोर में थी। 1923 में इसकी स्थापना होती है। 1955 में क्या होता है? इसका स्थानांतरण होता है। 1955 में स्थानांतरण होता है और 1989 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता मिली। तो NDRI को डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता कब मिली थी? तो 1989 हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1923 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेंगलोर में हुई थी, ठीक है। और इसका 1955 में स्थानांतरण कर दिया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपना कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके बीकानेर में है पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है आपका, गाय की किस नस्ल के कान केले के पत्ते के समान मुड़े हुए होते हैं? आप सभी जानते हैं अच्छे से, गिर गाय। मैंने आपको गाय की नस्लों का संपूर्ण वीडियो बना कर दिया है। पूरे 1 घंटे की क्लास दी है, पूरे 1 हावर की क्लास है, जिसमें गाय की जो नस्लें हैं उनका संपूर्ण निचोड़ आपको मिलेगा, जिसमें आपको हर तरीके से आपको समझाया गया है, ट्रिकों के माध्यम से बताया गया है,
फ़ोटोज़ के माध्यम से बताया गया है, उनके कलरों को बताया गया है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के माध्यम से आपको बताया गया है, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं गाय की नस्लों से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी शामिल किए हैं उस क्लास में। तो वो एक बार ज़रूर देखिएगा, है ना। और आप चाहे तो मैं उसको इसमें कनेक्ट कर दूँगा। कनेक्ट क्या मतलब, रिलेटेड डायरेक्ट का ऑप्शन आता है जब अपन अपलोड करेंगे तो आएगा, तो मैं उसको ज़रूर आपके इसमें लिंक डाल दूँगा, ठीक है। वरना आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा गाय की प्रमुख नस्ल, उसमें संपूर्ण निचोड़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो वो ज़रूर देखना, है ना। चलिए, तो गिर गाय के जो है कान पत्तीनुमा होते हैं। गिर का उत्पत्ति स्थान आपका काठियावाड़ का गिर जंगल हो जाएगा और गुजरात में भीलवाड़ा में पाई जाती है। इसकी पूंछ जमीन को स्पर्श करती है। यह राजस्थान में अजमेर, कोटा, बूंदी और पाली में पाई जाती है। तो दो प्रश्न ये बन जाते हैं आपके, पूंछ जमीन को स्पर्श करती है और कान पत्तीनुमा होते हैं, पत्ते के समान होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, गाय की दूध नाड़ी यानी धमनी में होता है। तो गाय की दूध नाड़ी जो है आपके खून में होती है। कहाँ होती है? ध्वनि खून में होती है, धमनी, ठीक है। चलिए, दूध का क्वथनांक बिंदु अगर पूछ लिया जाए तो दूध का क्वथनांक बिंदु आपका एक यानी 100.15 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में भी याद रखिएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में याद रखिएगा, क्या पता ऑप्शन में सेल्सियस दे दिया जाए या फिर फ़ारेनहाइट दे दिया जाए। तो आपको सेल्सियस में पूछा जाए तो 100.15 और 212 आपका फ़ारेनहाइट में हो जाएगा दूध का क्वथनांक बिंदु। दूध की प्रोटीन है तो दूध की प्रोटीन आपके कैसीन भी है, लैक्टोब्यूमिन भी है और लैक्टोग्लोबुलिन भी आपके दूध की प्रोटीन है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। ये तीनों प्रोटीन दूध में पाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक 80% प्रोटीन कैसीन होती है। कैसीन दूध में पायस के रूप में पाई जाती है। अच्छा, ये प्रश्न बनता है कि कैसीन दूध में किस रूप में पाई जाती है? याद रखिएगा, तो पायस के रूप में पाई जाती है। दूध का रंग सफ़ेद कैसीन के कारण ही होता है। तो दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? कैसीन के कारण होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 112वां नंबर का कि इनक्यूबेटर से चूजे तैयार किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके स्ट्रेट रन चूजे। स्ट्रेट रन चूजे कहलाते हैं। इनक्यूबेटर से तैयार किए हुए चूज़ों को स्ट्रेट रन चूजे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, दूध में अम्लता होती है तो दूध में अम्लता आपके प्राकृतिक अम्लता और विकसित अम्लता दोनों ही के अनुसार अम्लता पाई जाती है। कास्टिंग का तात्पर्य है तो कास्टिंग का तात्पर्य आपके पशु को ज़मीन पर गिराना होता है। यानी पशु को जब हम इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करेंगे, तो पशु को जब ज़मीन पर गिराया जाता है तो उस प्रोसेस को हम कास्टिंग का नाम देते हैं कि क्या कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कास्टिंग की जाती है यानी पशु को ज़मीन पर गिराया जाता है। अच्छा, टैगिंग किसे किससे संबंधित है? तो टैगिंग आपके पक्षी से संबंधित है। पक्षी पर टैग लगा दिया जाता है, वो ही आपका टैगिंग हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से जटिल धावक है तो जटिल धावक कौन हो जाएगा आपका? जटिल धावक हो जाएगा आपका टेट्राफॉस्फाइड। टेट्राफॉस्फाइड आपका जटिल धावक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रसव उपरांत प्रथम गाढ़ा पीला दुग्ध क्या कहलाता है? तो प्रसव के उपरांत जो प्रथम गाढ़ा पीला दूध आता है वो आपका क्या कहलाता है? तो वह आपका कोलेस्ट्रम कहलाता है, खीस कहलाता है, खीस खीस कहलाता है। और खीस नवजात बछड़े को कितना पिलाना चाहिए? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि नवजात बछड़े को जो कोलेस्ट्रम है, खीस है, वो कितना पिलाना चाहिए? तो वो आपके 1/4 भाग आपको पिलाना चाहिए, ठीक है। बछड़े के भार का 1/4 भाग जो है खीस उसे देना चाहिए, यानी कि दूध पिलाना चाहिए। जो प्रसव के उपरांत प्रथम जो गाढ़ा पीला दूध आता है उसे हम खीस के नाम से जानते हैं, कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? तो ऊँटनी के दूध में आपके इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने विकसित की थी?
तो जो बेंगलोर विधि है वो किसने विकसित की थी? तो वो हमारे CN आचार्य जी ने विकसित की थी। तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाई जाती है वो बेंगलोर विधि के द्वारा जो बनाया जाता है, तो वो बेंगलोर विधि आपके CN आचार्य जी ने दी थी। सरसों की खली में लगभग प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? सरसों की खली जो होती है, सरसों से तेल निकाल लिया जाता है और जो खली बचती है उसको बोलते हैं घानी पिलाना। घानी पिलाना बोलते हैं, देसी भाषा में शब्द है। तो वो जो खली बचती है उसमें प्रोटीन कितना होता है? भैंसों के लिए यूज लेते हैं, गाय भैंसों के लिए, तो उसमें प्रोटीन होता है आपके 35%। खली में 35% प्रोटीन उपलब्ध होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रतौंधी से संबंधित है। तो रतौंधी रोग आपके विटामिन ए की कमी से होता है, सभी को पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पशुओं को एनीमा दिया जाता है, तो पशुओं को एनीमा रेक्टम में दिया जाता है, रेक्टम में दिया जाता है। दूध का जमाव बिंदु कितना होता है? तो दूध का जमाव बिंदु होता है आपका -0.55 डिग्री सेल्सियस होता है। दूध का जमाव बिंदु -0.55 डिग्री सेल्सियस दूध का जमाव बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके कि मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था किसकी होती है? तो मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था आपके प्रोएस्ट्रस की होती है। प्रोएस्ट्रस 5 से 9 दिन तक इसकी मध्य चक्र की अवस्था चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी आपके पद्मा डेयरी है, जो कि अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, और उर्मुल डेयरी आपके बीकानेर में है। ये इससे प्रश्न बनता है कि यहाँ पर ऊँटनी के दूध का जो है मिठाइयाँ मिलती हैं, ऊँटनी के दूध की आपको मिठाई देखने को मिल जाती है उर्मुल डेयरी पर। ठीक है, और पद्मा डेयरी आपकी सबसे पुरानी हो जाएगी। सबसे बड़ी डेयरी बरमूल डेयरी रानीवाड़ा सांचौर में है, और ऊँटनी के दूध की पेटेंट डेयरी उर्मुल डेयरी बीकानेर में स्थित है, और सबसे पुरानी डेयरी आपके पद्मा डेयरी अजमेर हो जाएगी। ठीक है, रानीवाड़ा डेयरी पहले आपके जालौर में आती थी, लेकिन अब आपके सांचौर में आ चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी पावसना हेतु जिम्मेदार हार्मोन प्रोलैक्टिन स्रावित होता है। तो पावसना हेतु जिम्मेदार हार्मोन आपका पश्च पीयूष ग्रंथि से होता है। किससे होता है? पश्च पीयूष ग्रंथि से होता है। वह पशु जिसके मुख में एक भी स्थायी दांत नहीं टूटा हो उसे भरा मुख अवस्था कहते हैं, फुल माउथ कहते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान आपके डॉक्टर संपत कुमारन को जाता है श्रेय। डॉक्टर संपत कुमारन को प्रथम कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1 to 9 129वां कि सामान्यतः भैंस के घी साबुनीकरण का मान कितना होता है? तो ये आपके हो जाएगा 226। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अनिश्चित पाठ्यक्रम की वह शिक्षा जो शिक्षण संस्थाओं के बाहर दी जाती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है जो कि अनिश्चित पाठ्यक्रम की होती है, और शिक्षा जो कि वो शिक्षण संस्थाओं से बाहर दी जाती है, शिक्षण संस्थाओं से बाहर आपको मिलती है, उसे ही अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? और नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए आपके एक तो अवांछित प्रजनन को रोकना होता है, दूसरा आपका नकारा सांडों का बधिकीकरण किया जाता है, जो सांड काम के नहीं है और नकारा होते हैं उनका बधिकीकरण कर दिया जाता है। तीसरा आपका प्रजनन नीति अनुरूप प्रजनन, यानी जो प्रजनन नीति के अनुरूप प्रजनन करवाना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से आपके प्रजनन करवाना चाहिए। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। नस्ल सुधार के लिए तीनों चीज़ें ही जरूरी है। नेक्स्ट है आपका गर्भाशय की सफाई में उपयुक्त दवा है। तो गर्भाशय की सफाई में आपके यूट्रोटॉन दी जाती है। कौन सी दी जाती है? तो गर्भाशय की सफाई के लिए यूट्रोटॉन दी जाती है। खूनी पेचिश रोग का कारण होता है। तो खूनी पेचिश रोग परजीवी रोग है,
परजीवी रोग है, खूनी पेचिश रोग। भारत को प्लास्टिक मुक्त करने की मुहिम कब शुरू हुई थी? तो भारत को प्लास्टिक मुक्त करने की जो मुहिम है वो आपके हुई थी 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर 2019 को आपके प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेंटिक पॉलीमर, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2019 को प्लास्टिक मुक्त करने की घोषणा की गई थी। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना कहाँ स्थित है? तो आप सभी को मालूम है, रामसर अजमेर में चलाई जा रही है। रामसर अजमेर में ये जो योजना है चलाई जा रही है। और किसके संयोग से प्रश्न बनता है ये वाला कि तो ये आपके स्विट्जरलैंड के संयोग से चलाई जा रही है और रामसर अजमेर में है आपके बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना। तो ये डायरेक्ट आपसे स्विट्जरलैंड कई बार पूछा जा चुका है कि किस देश की सहयोग से ये चल रहा है ना। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। और रामसर अजमेर में आपके बकरी विकास चारा उत्पादन परियोजना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लंपी रोग की प्रथम पुष्टि कहाँ हुई थी? तो लंपी रोग की प्रथम पुष्टि आपकी हापुड़ा जैसलमेर में हुई थी। हापुड़ा जैसलमेर में लंपी रोग प्रथम पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का कितना हिस्सा गायों से प्राप्त होता है? तो भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का जो है 52% आपके गायों से प्राप्त होता है। गायों से प्राप्त होता है आपका 52% जो दूध है वो। सांड के गुणांकन पत्र में सामान्य स्वरूप के निर्धारित अंक क्या होते हैं? तो ये आपके 30 हो जाएंगे, ठीक है। पशु में आयु ज्ञात करने की विधियाँ हैं, तो आप सभी जानते हैं, खुर देखकर, सींग देखकर, दांतों को देखकर। तो तीनों ही विधियाँ आयु देखकर आयु बताने की है, लेकिन आपकी सर्वाधिक जो सर्वोपरि है, सबसे अच्छी है, वो आपके दांतों को देखकर है ना। क्योंकि सींगों पर तो आप सभी को पता है छल्ले बने हुए थे, जैसे इस प्रकार से सींग है मान लीजिए, तो इन पर जो है आपके इस प्रकार से छल्ले बने हुए होते हैं ना। तो इन छल्लों की संख्या को गिनकर जो है पता लगाया जाता है, लेकिन कई बार क्या करते हैं व्यापारी लोग इन छल्लों को घिस देते हैं और मिटा देते हैं, तो पता नहीं चल पाता है जो रियल आयु है उसका। खुरों को देखकर भी आप चीटिंग कर सकते हैं, एक प्रकार से खुरों को भी घिस घिसा के। तो सर्वोत्तम जो विधि रहेगी हमारी दांतों के द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 140 है आपके सामने कि निम्न में से सर्वाधिक उपयोगी केंचुआ कौन सा है? तो सर्वाधिक उपयोगी केंचुआ आपका आइसिसिनिया फोइटिडा है। आइसिसिनिया फोइटिडा केंचुआ सर्वाधिक उपयोगी है। वर्मी कंपोस्ट बनाने में सर्वाधिक मात्रा में इसी केंचुए को यानी कि आपके आइसिसिनिया फोइटिडा को प्रयोग में लिया जाता है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। और केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट में 2.5 से 3% नाइट्रोजन, 1.5 से 2% फास्फोरस, 1.5 से 2% आपका पोटास पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक लंबी अवधि तक भरा जाने वाला गधों का मेला है। तो ये आपके लुणियावास में बढ़ता है आपके गधों का मेला, ठीक है। जयपुर जिले में आएगा, जयपुर ग्रामीण में आएगा। अब ये ग्रामीण में आपके जयपुर ग्रामीण में आपके लुणियावास में आ जाएगा गधों का मेला, ठीक है। निम्न में से किस वैक्सीन को रंगीन बोतल में रखना चाहिए? तो आपकी पॉलीवैलेंट फॉर्मेलिनाइज्ड वैक्सीन जो होती है, इसे आपके रंगीन बोतल में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 143वें नंबर का कि किस रोग में मृत्यु उपरांत पोस्टमार्टम करने पर आंतें सूजी हुई मिलती है? तो ये आपके जो पेचिश रोग होता है, पेचिश रोग में आपके पोस्टमार्टम करने पर आंतें सूजी हुई मिलती है। नेक्स्ट है आपके पशु के शरीर का तापमान किस स्थान से लिया जाता है? तो पशु के शरीर का तापमान आपके मलाशय से लिया जाता है, यानी गुदा
गुदा भी देखने को मिल सकता है आपको लिखा हुआ, तो गुदा से लिया जाता है। ठीक है। अच्छे साइलेज का उत्तम पीएच मान कितना होता है? तो अच्छे साइलेज का पीएच उत्तम पीएच मान आपके 4.2 होता है। साइलेज बनाने में 60 से 90 दिन लगते हैं। साइलेज बनाने के स्टैंड को साइलो कहते हैं और साइलेज बनाने की क्रिया इंसाइलिंग कहलाती है। भारत में पिट साइलो प्रचलित है। चारे वाली फसलों की रानी किसे कहते हैं? अच्छा, चारे वाली फसलों की रानी आपके रिंजका को कहा जाता है। रिंजका को फसलों की रानी कहा जाता है। मैंने आपको एक क्लास भी दी हुई है फसलों की रानी और राजाओं को लेकर, तो वो क्लास ज़रूर देखना। आपको जीके में मिल जाएगी या फिर RWS फैक्ट वाली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, RWS फैक्ट वाली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। 5 मिनट की लगभग शायद वीडियो होगी पूरी, जिसमें आपको 15 से 20 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है चारे की फसलों की रानी, फसलों के राजा, इन सभी को लेकर दी हुई है, तो वो ज़रूर देखना। वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है, जैसा कि यहाँ पर बना है कि फसलों की रानी किसे कहते हैं? तो रिंजका को कहते हैं, चारे वाले को। ठीक है, चलिए, तो वो क्लास ज़रूर देखना, इम्पोर्टेंट है। और वो 5 मिनट की पूरी वीडियो होगी, तो वो वीडियो देख के आपके प्रश्न क्लियर होंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी फसलों के राजा और रानी को लेकर। ठीक है। ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन नियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ठोस अपशिष्टों का प्रबंध 2016 में लागू हुआ था। अंडे की जर्दी के मध्य स्थिर रखने का कार्य करता है, तो ये आपके श्वेतक रज्जु या फिर चैलेजा जो होता है, वो अंडे की जर्दी को मध्य में रखने का, मध्य में जो स्थिर रखता है, यानी जो पीला भाग होता है उसको मध्य में एक जगह स्थिर रखने का कार्य करता है आपका श्वेतक रज्जु या फिर हम कहें चैलेजा। ठीक है। 149वां प्रश्न है आपके सामने कि दुग्ध दोहनी की क्रिया कितने समय में पूर्ण कर लेनी चाहिए? तो 5 मिनट में आपको दुग्ध दोहनी की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका 150वां प्रश्न, 1+CLR/1000 यह सूत्र किसका है? जैसा आप ये सूत्र देख रहे हैं, ये सूत्र किसका है? तो ये आपके आपेक्षिक घनत्व का निकालने का सूत्र है। यानी दूध का आपेक्षिक घनत्व दूध निकालने के 1 घंटे बाद ज्ञात करते हैं और दूध का आपेक्षिक घनत्व 1.028 से 1.032 होता है। यानी 1.028 आपका गाय का होता है और 1.032 आपका भैंस का होता है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व निकालने का सूत्र आपका 1+CLR/1000 हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 150 प्रश्न और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, प्रश्न आपके क्लियर हुए होंगे, याद हो गए होंगे। और तो ज़रूर आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट कर देनी है। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और डाउट ना हो तो भी आप हमारी तारीफ में कुछ कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और ग्रो करवाइए। आप ही का चैनल है मेरे दोस्त, आप ही को इसको बढ़ाना होगा। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 पार्ट 1 आपका पहले करवा दिया था, जिसमें 52 प्रश्न करवाए थे और 52 के बाद के 150 प्रश्न आपको ये 150 तक ये या इस क्लास में आपके हो चुके हैं, यानी पार्ट 2 में आपके हो चुके हैं। तो पशु परिचय का टेस्ट आप ज़रूर दीजिएगा। अगर आप पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट ही रामबाण साबित होने वाले हैं आपके। ठीक है ना। परीक्षा से पहले परीक्षा देना सफलता की कुंजी है, ये बात ऐसे ही नहीं लिखी है, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री मान सकते हैं आप। ठीक है। तो मिलते हैं साथियों। बाकी आप सभी को मालूम है प्लेलिस्ट देखनी है। प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर्स, राजस्थान जी के, RWS फैक्ट जो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए जाते हैं। एक टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से 5-10 मिनट में आपको क्लियर करवाया जाता है RWS फैक्ट में, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।